मैं हूं अर्शिनाज और आप देख रहे हैं कलम लोक की खास पेशकश खबर अभी तक। मैं इस वक्त मौजूद हूं जन स्वराज पार्टी कार्यालय पटना में। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का अमाउंट 4 लाख रुपए था उसे घटा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं जन स्वराज के नेता। प्रेस और मीडिया के दोस्तों का जन स्वराज कार्यालय में स्वागत है। सबसे पहले उर्मिला पटेल जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका जन स्वराज के परिवार में बहुत स्वागत है। ये होना तो चाहिए था कि हमारी तरफ से फूल इनको मिले, फोटो में इसका पता नहीं चलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। तो उर्मिला जी का राजनीतिक सफर साल 2000 से शुरू हुआ था, जब उन्होंने समता पार्टी में प्रदेश महासचिव युवा प्रकोष्ठ के पद पर काम किया था 2002 से 2003 तक। 2000 से 2003 तक। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में 2003 से 2015 तक प्रदेश महासचिव युवा प्रकोष्ठ की रही थी। 2015 से 2023 तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रही थी और 2023 से इन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा ज्वाइन किया था। को फायदा मिलेगा ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। हम उर्मिला जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं अपनी जन स्वराज पार्टी में। जो दूसरा पक्ष है वो भी आपको जन स्वराज के उन वादों को याद दिलाता है जिन वादों से हमने अपनी शुरुआत की थी। प्रशांत जी की यात्रा, प्रशांत जी की शुरुआत इसी बात से हुई थी कि बिहार में शिक्षा और पलायन, शिक्षा और रोजगार, इन दोनों पर कोई भी राजनीतिक दल या नेता ध्यान नहीं देते हैं और वो तो इसका फायदा उठाते हैं कि लोग भी, बिहार में लोग भी इन दोनों मुद्दों की अहमियत नहीं समझते हैं। उस संदर्भ में दो चीजें आज आपके सामने हम रख रहे हैं। एक, जो मैं आपको ब्रीफ करूंगा थोड़ी डिटेल में, वो है पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार, जिन्होंने 4 तारीख से मेरे ख्याल से गर्दनी बाग पर धरना शुरू किया था और उनमें से कई लोग अनशन पर थे, भूख हड़ताल पर थे। शायद 16 तारीख को उनमें से कई की तबीयत काफी खराब हो जाने के कारण उनको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था। वो भूख हड़ताल अभी भी चल रही है और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से बिहार और बाहर सब लोग ये जाने कि असल मुद्दा क्या है। ये पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स इस बात पर सरकार का विरोध कर रहे हैं कि जो डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की बहाली होने वाली है, सरकार ने जैसा वादा किया था कि सारे प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे, इन डिग्री कॉलेजेस में जिन प्रोफेसर्स की बहाली की जाने वाली है उनका सिलेक्शन कैसे होगा। जो नए टीचर्स हैं उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस बिहार गवर्नमेंट ने अभी लागू किया है वो यूजीसी के प्रोविजंस के विरुद्ध है।
अगर किसी डिग्री कॉलेज में किसी प्रोफेसर की बहाली होनी है या शिक्षक की बहाली होनी है तो उसके क्राइटेरिया में उनके पीएचडी के मार्क्स की वैल्यू 30% होनी चाहिए, लेकिन उसके बदले उसे घटाकर 11% कर दिया गया है। अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसके मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की डिग्री से ज्यादा उसके मास्टर्स और पीएचडी के डिग्रियों की वैल्यू होनी चाहिए। इसे बिहार सरकार नहीं मानती। बिहार सरकार कहती है कि पहले मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की डिग्री पर हम उनको बहाल करें और उसकी परसेंटेज ज्यादा हो गई है। उसके साथ साथ अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो उसने कितने रिसर्च पेपर निकाले हैं इस पर उसकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए थी कि कौन व्यक्ति कितना सक्षम है एज अ पीएचडी स्कॉलर जो कि अच्छा प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन बिहार सरकार के गाइडलाइन में वो प्रोविजन ही हटा दिया गया है। जो रिसर्च पेपर, पब्लिश्ड रिसर्च पेपर की वैल्यू एक प्रोफेसर के लिए होनी चाहिए थी वो उन्होंने हटा दी है। और एक अंतिम बात जो कहेंगे कि बिहार सरकार ने ये डोमिसाइल नीति को बिल्कुल उलट दिया है। भारत के किसी राज्य में आप जाइए, वहां पर किसी भी ऐसी बहाली में उस राज्य से बाहर के लोगों का परसेंटेज जनरली 20% रखा जाता है। 15% या 20%, उससे ज्यादा बाहर के लोग, उस राज्य के बाहर के लोग नहीं बहाल किए जा सकते। ये सन ऑफ द सॉइल कह लीजिए या जो भी प्रोविजन कह लीजिए, डोमिसाइल जो नीति होती है उसका बिहार सरकार ने पूरी की पूरी तरह उसकी अवहेलना की है। अभी जो बहालियां हुई हैं हाल में, उसमें अगर मुझे सही से याद है, मैं मोटा मोटी आपको फिगर देता हूं, अगर 200 बहाली करनी है तो उसमें मुश्किल से 40 या 45 लोग बिहार के हैं और 150 से ज्यादा लोग बाहरी राज्यों के हैं। ये बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी है और इस पर जो भूख हड़ताल चल रही है, जन स्वराज उनके साथ खड़ी है। छात्रों से संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, उस पर मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ आपके साथ साझा करें अपनी बात। धन्यवाद। ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है? माइक ज्यादा अच्छा है। देखिए, मेरे ख्याल से बिहार ही नहीं, पूरा देश इस समय छात्रों और युवाओं के आक्रोश से पूरी तरीके से परिचित है और उस आक्रोश में हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई एक टिप्पणी को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता का प्रारंभ हम 2 लाइन से करना चाहते हैं कि जो रोक नहीं पाए पेपर लीक और नकल, वही फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स कहने वाले महामानव अब छात्रों और युवाओं को और उनके समर्थकों को कह रहे हैं दिमागी नक्सल। भाई, छात्र और युवा किस चीज की मांग कर रहे हैं इससे हम सब परिचित हैं, लेकिन एक अप्रत्याशित बात कल बिहार में हुई है और आज का ये प्रेस वार्ता एक प्रकार से जो बिहार में सम्राट जी की सरकार है और उनका किस प्रकार से युवाओं और छात्रों को छलने का काम किया जा रहा है, ये जन स्वराज सबूत के साथ आपके सामने रख रहा है। मुझे ऐसा विश्वास है
कि अभी तक मैंने मीडिया में इससे संबंधित कोई बात नहीं देखी है। ये एक पत्र आपके सामने है। ये पत्र कल 19/8/2026 का पत्र है। इसकी कॉपी 20 पेज का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है बिहार सरकार का। इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस पत्र का लबोलुआब ये है कि आप सब जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना थी, जो 2016 में 7 निश्चय 1 की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको नीतीश कुमार जी और तब हमारे जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ब्रेन चाइल्ड था ये 7 निश्चय 1। और उस योजना के अनुसार बिहार में या बिहार से बाहर कहीं भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार के छात्रों को 4 लाख रुपए जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो प्रदान किया जाता था। और इसमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इसके लिए डीआरसीसी के माध्यम से ये लोन छात्रों को प्रदान किया जाता था। आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की जो वित्तीय स्थिति हुई, बजट के बाद जो जो बातें हमने की थी, हम जनसुराज ने की थी प्रेस वार्ता के माध्यम से, वो एक एक तथ्य सत्य हुआ। और पिछले 3 से 4 महीने में लगातार जनसुराज ये प्रश्न उठाता रहा कि छात्र जो बिहार में हैं और छात्र जो बिहार से बाहर हैं, उनके सेमेस्टर का फी क्यों नहीं दिया जा रहा है। और लगातार सरकार डिनायल मोड में रही कि नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है। जब हम लोगों ने इसको बार बार उठाया तो 1.5 महीने, बांकीपुर चुनाव से 1 महीने पहले उसकी एक किस्त भेजी गई। पिछले बुधवार को कैबिनेट का बैठक हुआ। उस कैबिनेट की बैठक में 9,000 करोड़ लगभग रुपए जो है उसकी 950 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई और 5 साल का इस योजना को एक्सटेंशन दिया गया। 2026 से 2031 तक 7 निश्चय के अंदर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है, जो डीआरसीसी से दिया जाता है, इसको 25 से 31 तक एक्सटेंशन दिया गया था पिछले बुधवार को कैबिनेट की बैठक। और कल एक पत्र के माध्यम से बता दिया गया है कि अब जो वो 4 लाख रुपए का जो ऋण होता था वो मात्र 2 लाख रुपए रह जाएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 4 लाख रुपए की राशि को घटाकर बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार ने 2 लाख रुपए कर दिया है। तो मुझे अब ये बताएं कि बिहार में वो कौन सा कोर्स है। आपने जितनी चीजों की लिस्टिंग की है, चाहे वो नर्सिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो बाकी की चीजों की पढ़ाई हो, जो आपके ही इस डॉक्यूमेंट में लिस्टेड है, उसमें कहां आप बताइए कि 2 लाख रुपए में कौन सी पढ़ाई करवाई जाती है बिहार में। और वो छात्र जो आपके इस ऋण के सहारे पढ़ाई करने का ख्वाब देख रहे थे, वो अब पढ़ाई कैसे करेंगे और उनको कहां जाना पड़ेगा। इसमें एक और कैच है। पहली बात तो ये है, आपको जानना चाहिए कि 2 लाख से ऊपर का ऋण लेने के लिए आपको बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो 2 लाख से ऊपर का ऋण है उसको अब टैग कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसके साथ उसको टैग कर दिया गया है। दूसरा, 2 लाख से ऊपर का जो भी लोन होगा उसमें अब इंटरेस्ट देना होगा बिहार के बच्चों को। और ये जो योजना है, इसको अब एक और सबसे बड़ा जो झटका लगने वाला है कि NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो लिस्टेड इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ वही इस 2 लाख की योजना में शामिल हो पाएंगे। यानी बिहार के मैक्सिमम कॉलेजेस जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, वो उसमें 2 लाख की योजना का भी लाभ नहीं। भाई, बिहार में होना ऐसा चाहिए था कि 4 लाख, आपको 202 सीटों का बहुमत दिया बिहार ने, आपको ये बढ़ाकर 4 लाख से 6 लाख कर देना चाहिए था। तो आपने 4 लाख से 2 लाख कर दिया। और NIRF के तहत ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशन है बिहार में, वो पहले ही छट जाएंगे। जो सिर्फ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े संस्थान हैं,
सिर्फ वो रहेंगे। और आज कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का फीस, पूरे कोर्स का फीस 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए से कम नहीं है। तो बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी जी को यह जवाब देना चाहिए कि बिहार के छात्रों के साथ ये धोखा और चुपके से क्यों किया गया। ये कहीं भी मीडिया में नहीं है, इसको प्रकाशित नहीं किया गया है। एक तरफ युवाओं से रील बनवाने के लिए और उसका व्यूज पर 10,000 रुपए की आप प्रोत्साहन राशि देंगे कि सरकार की तारीफ करिए, हमारी बड़ाई करिए, आपको हम पैसा देंगे। लेकिन छात्रों का, उनके हक का 4 लाख रुपए को 2 लाख कर दिए। कहीं मीडिया में इस पर एक शब्द नहीं है। इसकी कॉपी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तो ये सरासर छात्रों और जेनजीज के साथ धोखा है और जनसुराज इसका मुखालफत करती है, विरोध करती है और तत्काल सम्राट चौधरी की सरकार को यह अल्टीमेटम देती है कि पुनः इस 4 लाख को आप लागू करिए, आगे नहीं तो आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये छात्रों की बात थी, अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की बात में ऐसा है कि पहले भी हम सबने इस विषय को उठाया और क्या क्या वादे किए गए। ये जो नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं, इनके बयान उठा के देख लीजिए। पहले तो ये छात्रों को धमकाना बंद करें। ये कहते हैं कि हम समझा देंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो। हमको नहीं लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छोड़कर यहाँ धमकाने और समझाने वालों की सरकार चल रही है। आप युवाओं और छात्रों को नहीं धमका और समझा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, 24 अगस्त 2024 को ये तय हुआ था कि DRE 4 का आप जो है नोटिफिकेशन छोड़िए, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। आज लगभग 2 साल बाद हम आपसे बात कर रहे हैं, कितना समय और लगेगा DRE 4 के उन अभ्यर्थियों पर जिन पर आपने लाठी चलाए, डंडे चलाए, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कितना समय लगेगा। और शिक्षा मंत्री को क्यों फुर्सत नहीं मिल रहा है जो अभ्यर्थी वहां गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। अगर कल जनसुराज जाएगा, इन छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ बैठेगा तो आप कहिएगा कि राजनीति हो रहा है। इसलिए हम लोग इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहे। जब भी DRE 4 के अभ्यर्थी या बाकी के जो लोग जिनकी हम बात करने जा रहे हैं चाहेंगे, जनसुराज पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो DRE 4 हो, BPSC के लोग हो, जो है लाइब्रेरियन हो, AETA हो, कंप्यूटर हो, कृषि शिक्षक हो, दारोगा, सिपाही, BET, जितने अभ्यर्थी हैं, जनसुराज पूरी मजबूती से एक एक अभ्यर्थियों के पीछे खड़ा है। और जब जरूरत लगेगी इन संगठनों की कि जनसुराज की भूमिका उसमें हो, आप बताएं, हम लोग शामिल हो जाएंगे इस आंदोलन में, आप निश्चिंत रहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि 24 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आना था। अब आप कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन इस महीने में लाएंगे। नोटिफिकेशन BSSC का भी 2023 में आया था। 2023 में भी BSSC का नोटिफिकेशन आया था 10+2 के बाद। बिहार कर्मचारी जो चयन की प्रक्रिया है, क्या हुआ उसका आज तक BSSC के उस नोटिफिकेशन का? क्या आप लाए हैं? क्या उनकी भर्तियां हुई हैं? आप पहले ये जवाब दीजिए। दूसरा, DRE 4 में जैसे DRE 1 में, 2 में, 3 में एकल परीक्षा हुआ, वैसे ही DRE 4 का भी सिर्फ एकल परीक्षा होना चाहिए। दूसरा, आपने जो अनुबंधित जो लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, उनके लिए आपने एक वेटेज की प्रक्रिया का प्रारंभ किया है, जिसमें आपने कहा है कि हम लगभग 600 मार्क्स होता है, उसमें संविदा वेटेज ये लाएंगे। संविदा वेटेज का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी हैं, वो अगर अप्लाई करते हैं BSSC यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया में, तो उसमें संविदा पर जो कर्मी हैं उनको संविदा वेटेज दिया जाएगा। यानी 600 मार्क्स का जो परीक्षा है उसमें 150 मार्क्स उनको ऑलरेडी बिना परीक्षा दिए हुए मिल जाएगा। तो भैया हमको बताओ, संविदा वेटेज बाकी के प्रक्रियाओं में क्यों नहीं है? UPSC में क्यों नहीं है? BPSC में क्यों नहीं है? नेट में क्यों नहीं है? बाकी की परीक्षाओं में क्यों नहीं है? ये बताइए। और ये मांग छात्र उठा रहे हैं वहां गर्दनी बाग से ऑलरेडी। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, हम दोहरा रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं कि संविदा वेटेज पूरी तरीके से गलत है। 600 मार्क्स सबके लिए बराबर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर कोई है या नहीं है, 150 मार्क्स उनको नहीं मिल सकता है। ये पूरी तरीके से
असंवैधानिक है, गलत है। दूसरा, आप ये बताइए कि मंत्री जी कब आप DRE-4 का जो है ये छात्रों और युवाओं को भरोसा दिलाएंगे कि एक ही परीक्षा होगा, आपको DRE-5 लेना होगा, उसमें आप पीटी लीजिए, मेंस लीजिए, जो भी लीजिए। इसका कारण ये है कि DRE-4 आज नई घोषणा नहीं है, DRE-4 अगस्त 2024 की घोषणा है। दूसरा, DRE-4 के कारण 2 साल जो हमारे अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए DRE-4 में उम्र की सीमा को भी आप 2 से 3 वर्ष बढ़ाइए, ये जनसुराज की मांग है। आपके कारण इन अभ्यर्थियों का 2 साल 3 साल का समय नष्ट हुआ है, ये आपको देना पड़ेगा। दूसरा, आप DRE-5 में आपको जो आगे करना होगा वो आप करिएगा। DRE-4 में पीटी और मेंस नहीं होगा, एकल परीक्षा होगा, और DRE-4 के अभ्यर्थियों के लिए जल्द से जल्द घोषणा हो। 10+2 भर्ती में जो लगभग 26,000 पेंडिंग है, उसको आप जल्द से जल्द घोषणा करिए। CGL-4 की जो भर्तियां हैं उनकी घोषणा आप करिए। ASO में जो हजारों भर्तियां आपने रोक रखी हैं उसकी घोषणा करिए। BSO, SSO में जो सैकड़ों और हजारों भर्तियां हैं उसको करिए। ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर टीचर, PT टीचर, आप सारे के सारे रोज सिर्फ कहानी है आपका। तो सरकार दोनों बातों का तत्काल निराकरण करे और हम सब छात्रों और युवाओं के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है? सर, डोमिसाइल में जैसे आपने बताया कि बहुत कम परसेंटेज होता है जो बिहार से होते हैं और मैक्सिमम होता है आउट ऑफ बिहार। तो इसमें सेटिंग रेटिंग का कुछ मसला है कि बाहरी होंगे तो लेन देन की प्रक्रिया थोड़ी अपारदर्शी रहेगी और अच्छे से ये तो उन लोगों से ही पूछना पड़ेगा। आप एक बार जाकर वहां भी लोगों से बातचीत कर लें और आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों किया गया है और सरकार का और सरकारी अफसरों की इसमें क्या मंशा है। जिस तरह से अभी कुमार सौरभ जी आपको बता रहे थे, ठीक लगभग वही मुद्दा इन लोगों के साथ भी है। पिछली बार जो ये प्रोफेसर्स की बहाली हुई थी वो 2019 में हुई थी और अब 2026 में नेक्स्ट बहाली हो रही है। इन 7 सालों में जिन लोगों ने PhD किया है और अभी तक वो अपने एम्प्लॉयमेंट की वेट कर रहे थे, उनकी तो उम्र निकल गई। जो 45 साल सरकार उनको उम्र दे रही है अप्लाई करने के लिए, उनमें से 7 बैच निकल गए हैं। इसीलिए ये मांग भी इनके साथ है कि हमारे लिए मतलब उन प्रोफेसर्स के लिए, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स के लिए, PhD स्कॉलर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट की एज 55 इयर्स कर दी जाए। तो ये डिफरेंट मुद्दे हैं जिस पर आप कुछ और ऐड करते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, देखिए इनका यही आशय था और ये आशंका बिल्कुल सही है। आप DRE-3 का भर्ती का प्रक्रिया देख लीजिए। DRE-3 में क्या हुआ, आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिए कि बिहार के कितने छात्र हैं और उत्तर प्रदेश के कितने छात्र हैं। तो भाई एक तो पहले से बिहार में नौकरियां कम हैं और उन नौकरियों में अन्य राज्यों में लगभग 90% से ज्यादा डोमिसाइल की नीति लागू है। हम कोई नई बात तो कह नहीं रहे हैं। तो क्या बिहार के छात्रों का ये अधिकार नहीं है कि वो भी 90-95% जो नौकरियां हैं वो बिहार के राज्य के लड़कों के लिए सुरक्षित रहे? और पिछली बार DRE-3 का आंकड़ा उठा लीजिए और परसेंटेज आप देख लीजिए, 40% के लगभग नौकरियां अन्य राज्य के लड़कों को हुआ है। भाई कोई कहीं देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम करे, हमको कोई परहेज नहीं है, लेकिन बिहार में खासकर सरकारी नौकरियों की कमी पहले से है। इसलिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि डोमिसाइल की नीति PhD की प्रक्रिया ही नहीं, बिहार से निकलने वाली सभी भर्ती की प्रक्रियाओं में डोमिसाइल की एक कांस्टेंट नीति हो और वो सभी प्रक्रियाओं में लागू की जाए। और कोई सवाल? धन्यवाद, थैंक यू सर। संजीव जी एमएलसी हैं, वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि 2018 में मांगी गई थी विश्वविद्यालय से सूची 20,000 नियुक्ति थी, 22 में नियुक्ति होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई। और आगे की प्रक्रिया में जो नए नियम बना दिए लगभग सारे प्रोफेसर कहना इसी पर क्या सरकार की ममता है नियुक्ति देने?
सरकार की मंशा जो है उसका तो सरकार ही जाने, लेकिन ये बात निश्चित है कि बिहार के युवा शिक्षक, प्रशिक्षक और प्रोफेसर हमेशा से ही सरकार की मार सहते रहे हैं। अब वैसा न हो, उसके लिए जन स्वराज आवाज उठाने के लिए तैयार है और उसका साथ देने के लिए तैयार है। आज 17वां दिन हो गया, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि नहीं आया, कोई भी नहीं गया है, वो हमें मालूम है। मिलने के लिए भाजपा के जदयू के और एक और जदयू के ये तीनों मिले हैं, अपनी बात भी रखी है, लेकिन अभी तक सरकार की शुरुआत नहीं हुई। क्या करना चाहिए? हमारी कोशिश यही है कि हम आपके थ्रू, आपके द्वारा बिहार में एक जनरल इंफॉर्मेशन कैंपेन लोगों में जारी करें और सरकार के ऊपर ये दबाव बनाएं कि वो इनकी बातें और जो TRE-4 के अभ्यर्थियों की बातें हैं उनकी बातों पर ध्यान दें और जो रिक्वायर्ड, जो जरूरी नियम में बदलाव लाने हैं उसको लाया जाए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहा है जन स्वराज के नेता ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। PhD छात्रों का रोजगार, BPSC को लेकर छात्रों का आंदोलन और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लोन की अमाउंट को कम की जाने पर सरकार पर सीधा सवाल उठाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने साफ कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो जन स्वराज छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि प्रशांत किशोर गर्दनी बाग में चल रहे छात्रों के धरने को पूरा समर्थन देंगे। अब देखना होगा कि छात्रों के इस आंदोलन में जन स्वराज के एंट्री के बाद सरकार का अगला कदम क्या होता है। तो मैं हूं अर्शी नाज और आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश खबर अभी तक।